हेलो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। नीट और जेई में इसमें से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। जैसे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं हमारे सिलेबस में। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं अमीन्स की, द फर्स्ट पार्ट इज अमीन्स, सेकेंड पार्ट डायजोनियम सॉल्ट, थर्ड पार्ट नाइट्रो कंपाउंड्स, next nitriles, and the last one is isonitriles। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बेसिकली किस में प्रेजेंट होती है? अगर हम बात करें बायोमॉलिक्यूल्स में, इन सम विटामिन्स, एल्केलॉइड्स, जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्केलॉइड्स। इसके अलावा प्रोटीन्स, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, नाइट्रोजन। अब सबसे पहली चीज कि हम कहाँ से शुरू करेंगे, अमीन्स से। छोटा सा पार्ट है लेकिन बार बार बोल रही हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक से शुरू करेंगे और सारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। देखिए सबसे पहले अमीन्स हैं, अमीन्स से रिलेटेड डाइजोनियम सॉल्ट्स हैं, डाइजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, और फिर फर्दर नाइट्राइल्स हैं और आइसोनाइट्राइल्स हैं। अब फर्स्ट में कैटेगरी ले रही हूं, कम टू द फर्स्ट पार्ट, अमीन्स। किस तरीके से डिफाइन करेंगे, व्हाट आर अमीन्स? दीज आर दी derivatives of अमोनिया। कि जो अमीन्स हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया में से निकले हुए प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, अमीन। किस तरीके से कि मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, अमोनिया, NH3। यू नो वेरी वेल कि अमोनिया में एक नाइट्रोजन होती है सेंट्रल एटम, 3 उसको हाइड्रोजन सराउंड करते हैं, एंड हैविंग 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर होती है। अगर मान लीजिए मैं इसकी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं, किससे, एल्काइल ग्रुप से, देन आई राइट हेयर RNH2। ये जो मेरा पहला स्ट्रक्चर बना है, दिस इज नोन एज प्राइमरी अमीन। मैं फिर से फर्दर हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं तो मैं क्या लिखूं, R2NH। दिस वन इज सेकेंडरी अमीन। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अमीन। अगर मैं फिर से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूं, देन आई राइट हेयर R3N, और इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी अमीन। मान लीजिए मैंने एक और यहाँ पे जो ये लोन पेयर था इसको भी रिप्लेस कर दिया, किससे, एल्काइल ग्रुप से, देन आई राइट हेयर दिस स्ट्रक्चर R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। ये सॉल्ट होते हैं, दीज आर दी सॉल्ट्स, ठीक है। और कौन से, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स। तो ये हमारे पास बेसिक होता है कि अमीन्स क्या होती है, दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए अमोनिया के स्ट्रक्चर में हम क्या कहते हैं, दैट अमोनिया इज हैविंग सेंट्रल एटम नाइट्रोजन एंड सराउंडेड बाय 3 हाइड्रोजन एंड हैविंग 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी, sp3। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल बट शेप इज पिरामिडल। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल and shape is
pyramidal. All amines are having same shape as that of ammonia. सभी अमीन्स की सेम शेप होती है जैसे कि किसकी होती है, अमोनिया की. अगर मैं प्राइमरी अमीन की बनाऊं तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखूंगी, ये नाइट्रोजन. नाउ कम टू दी नेक्स्ट लोन पेयर. दिस वन इज एल्काइल ग्रुप, हेयर हाइड्रोजन. शेप बिल्कुल सेम रहेगी. आप क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन है उनको किससे रिप्लेस करेंगे, अल्काइल ग्रुप से. ठीक है. तो अगर आपसे कोई शेप के बारे में पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कई बार आपसे ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट पूछ लेते हैं. तो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में अगर आपसे ये स्टेटमेंट पूछी जाए कि अमीन्स आर हैविंग विच शेप, देन यू आंसर दैट अमीन्स आर हैविंग पिरामिडल शेप एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. ठीक है. Now come to the next part, very important, preparation of amines. We are having three type of amines, 1 degree amine, 2 degree amine and 3 degree amine. अब हम पढ़ेंगे इनके method of preparation, how we prepare amines, primary amine, secondary amine and tertiary amine. The first method is from nitro compounds. अगर आप कंपटीशन की बुक उठा के देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो नाइट्रो कंपाउंड्स के ऊपर है और आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ वी प्रिपेयर अमीन्स फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड. नाइट्रो कंपाउंड इज NO2. If I take one example, CH3NO2 और मुझे यहाँ से बनानी है CH3NH2, ये बनानी है. तो आप सिंपली देखिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया, और हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन की एडिशन हो गई. वी सिंपली कॉल दिस प्रोसेस रिडक्शन, कि यहाँ पे रिडक्शन हुआ है किसका, नाइट्रो कंपाउंड्स का. So the first method is we prepare amines by the reduction of nitro compounds. अब सबसे पहली बात कि हम कौन कौन से नाइट्रो कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं. हमारे पास बहुत सारे नाइट्रो कंपाउंड्स हैं. हाँ, हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स की चॉइस रहेगी कि हम किन रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज़ करेंगे टू रिड्यूस नाइट्रो कंपाउंड्स इनटू अमीन्स. जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, हाइड्रोजन, पैलेडियम, दिस इज कैटालिटिक रिडक्शन. Why we call this reduction as catalytic reduction? The reason is hydrogen is adsorbed on the surface of palladium. तो एक तो हम ये रिएजेंट यूज कर सकते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन के लिए कि हम क्या करें, कैटालिटिक रिडक्शन कर दें किसकी, नाइट्रो कंपाउंड्स की. सेकेंड थिंग, tin in presence of HCl. Not only tin, we can write metal in presence of hydrochloric acid. ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये कि when we use metal in presence of hydrochloric acid, then what happened? Nascent hydrogen is produced. कि जब कोई मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, नेसेंट हाइड्रोजन. और आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे कि कौन कौन सी ऐसी मेटल्स हैं जो एसिड में से हाइड्रोजन को लिबरेट करती हैं. तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन मेटल्स बता रही हूँ मैं. टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जब हम टिन को यूज करते हैं एसिड के साथ, देन वी कॉल द रिडक्शन एज स्टीफन रिडक्शन. ये नेम है, ध्यान रखना, क्या, स्टीफन रिडक्शन. टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl. टिन, टिन का सिंबल SN, S से टिन और S से स्टीफन. तो स्टीफन रिडक्शन भी हम किसका कर सकते हैं, नाइट्रो कंपाउंड्स का. और हम क्या यूज कर सकते हैं, Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड.
यहाँ से भी हमारे पास क्या बनेगा, नेसेंट हाइड्रोजन, और वो नेसेंट हाइड्रोजन किसका काम करेगी, रिडक्शन का। तो पहला मेथड याद रखना, द फर्स्ट मेथड इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, और रिड्यूसिंग एजेंट्स याद रखेंगे आप कौन कौन से, हाइड्रोजन ऑन द सरफेस ऑफ पैलेडियम। सेकेंड, iron in presence of hydrochloric acid. Third, tin in presence of hydrochloric acid. ये सारे वो reagents हैं जो हम use करते हैं for the reduction of nitro compounds. Now come to the next method. Second method, from nitriles. Basically जो साइनाइड्स होते हैं जब वो फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में आते हैं तब हम उनको क्या बोलते हैं, नाइट्राइल, C ट्रिपल बॉन्ड N। जैसे मैं सिंपली लिखूं RCN, और यहाँ से मुझे बनाना है RCH2 NH2। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो चॉइस हैं, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे इस ट्रिपल बॉन्ड को क्या करना है, सैचुरेट, मतलब हाइड्रोजन्स की एडिशन करनी है। और कितनी हाइड्रोजन ऐड हुई हैं, टोटल 2 यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब टोटल कितनी, 4। इसका मतलब हमें यहाँ पे कैसा रिएजेंट रिक्वायर्ड है जिसका नेचर कैसा हो, स्ट्रोंग। ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे रिडक्शन हमें कैसा करना पड़ेगा, स्ट्रोंग रिडक्शन। और हमारे पास स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, LiAlH4. We name this compound as lithium aluminium hydride. जहाँ पर भी हमें स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करना होता है we choose lithium aluminium hydride. ये कैसे रिडक्शन करता है, अपने हाइड्राइड को डोनेट करके। इसका जो रिड्यूसिंग मैकेनिज्म है ना कि ये किस तरीके से रिडक्शन करता है, तो एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये हाइड्राइड डोनर होता है, नॉट H पॉजिटिव, H नेगेटिव डोनर। एक और होता है, मैं यहीं पे पैरेलली आपको बताती हूँ, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। मैं यहाँ पे लिखती हूँ NaBH4, ये भी हाइड्राइड डोनर है। बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जब स्ट्रॉन्गली रिड्यूस करेगा तो सेलेक्टिवली नहीं करेगा। आप खुद पे एग्जाम्पल लीजिए, जब आप किसी काम को बहुत फटाफट करते हैं तो आप उसमें बीच में काम को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे किसी काम को करते हैं तो आप सेलेक्टिवली उस काम को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इन द सेम वे दिस सोडियम बोरोहाइड्राइड इज सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। हम यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कैसा रिएजेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए। सेलेक्टिविटी की यहाँ पे कोई भी बात नहीं है। तो आप सिंपली एक चीज़ याद करेंगे कि नाइट्राइल कंपाउंड्स में पहला रिएजेंट मैंने आपको बताया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सेकेंड वन इज मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस रिडक्शन, हम मेंडियस रिडक्शन कर सकते हैं किसका, नाइट्राइल्स का। व्हाट इज मेंडियस रिडक्शन? रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और सॉल्यूशन कौन सा, सॉल्वेंट का काम कौन करेगा यहाँ पे, इथेनॉल। जब भी कहीं पे रिडक्शन है और रिडक्शन में आपको ये रिएजेंट दिखे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो हमेशा उस रिडक्शन का नाम क्या होगा, द रिडक्शन इज नोन एज मेंडियस रिडक्शन। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि नेम रिएक्शंस हमेशा स्पेसिफिक होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमने यहाँ पे सोडियम की बजाय कोई ट्रांजिशन मेटल ले ली या कोई और मेटल ले ली। नो,
नेम रिएक्शन हमेशा फिक्स रहती है कि वो अपने स्पेसिफिक रिएजेंट से शुरू होती है और वहाँ पे स्पेसिफिक रिएक्टेंट्स ही क्या होते हैं, इन्वॉल्व। जैसे मैं बात करूँ, अगर मैं आपसे कहूँ एल्डोल कंडेंसेशन, अब तो आप 12th पढ़ चुके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो अगर मैं आपसे कहूँ एल्डोल कंडेंसेशन तो आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा, यस एल्डोल कंडेंसेशन वेयर कार्बोनिल कंपाउंड पार्टिसिपेट, and which type of carbonyl compound? The carbonyl compound that is having alpha hydrogen. The carbonyl compound that is having alpha hydrogen that will react with base and forms aldol. तो नेम रिएक्शन हमेशा स्पेसिफिक होती हैं, जहाँ पे रिएजेंट भी आपका फिक्स होता है और आपका सबस्ट्रेट भी हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, तो अगर हम नाइट्राइल कंपाउंड्स की रिडक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल, तो उस रिडक्शन को हम क्या कहेंगे, मैंडियस रिडक्शन। ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पे दो मेथड पढ़े, वन इज फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, अनदर वन इज फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाउ कम टू द थर्ड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, गैब्रियल थालीमाइड synthesis. This reaction is very much important for NEET. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, क्या होती है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस? अब ये भी नेम रिएक्शन है और नेम रिएक्शन हमेशा क्या होती है, स्पेसिफिक होती हैं। थैलेमाइड मतलब इसमें थैलेमाइड पार्टिसिपेट करेगा। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड। बेंजीन की 1 पोजीशन के ऊपर अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, देन वी कॉल दिस एसिड एज थैलिक एसिड। ठीक है, अगर मैं बात करूं, जस्ट अ मिनट, थैलिक एसिड, इस थैलिक एसिड की रिएक्शन मैं किसके साथ करवाऊं, अमोनिया के साथ। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा, देखिए ये मेरे पास थैलिक एसिड, मैंने इसकी रिएक्शन करवाई अमोनिया के साथ, कितने मॉलिक्यूल, 2। क्या बनेगा यहाँ पे, CONH2, यहाँ पर भी CONH2, हर बार एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। अगर मैं इस कंपाउंड को हीट करूं, ठीक है, इस कंपाउंड को जब हम हीट करें तो NH2 मान लीजिए यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ से क्या निकल गया, अमोनिया। बच क्या गया उसको लिखिए, CONH। This is the starting material for Gabriel Thalamide synthesis। यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं आप इस रिएक्शन को, और कंफ्यूज मत होना कि अगर आपको कंपटीशन में थोड़ा सा घुमा दिया, कैसे, थैलिक एसिड दे दिया, जैसे देते हैं ना क्वेश्चंस कि A रिएक्ट विद B टू गिव दिस, ये रिएजेंट पूछ लिया कभी, तो हो सकता है आपको या तो स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ लिया कि आपके पास कोई ए कंपाउंड है, उसके ऊपर डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, और जब उसको अमोनिया की प्रेजेंस में हीट किया गया, फर्दर हमने जब रिएक्शन कराई बेस के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, तो हमारे पास क्या बना, फाइनली प्राइमरी अमीन। आइडेंटिफाई द नेम रिएक्शन। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया, बट यू नो द कॉन्सेप्ट, तो आप इजीली बता सकते हैं दैट द सिंथेसिस इज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये जो है बेटा इसको थैलेमाइड बोलते हैं, दिस कंपाउंड इज नॉन एज थैलेमाइड। अब देखिए कैसे रिएक्शन होगी। सबसे पहले
इस सिंथेसिस के अंदर जो हमारा थैलिमाइड है दैट विल रिएक्ट विद बेस। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कहूंगी कि KOH गिवन है NCERT में, NaOH गिवन है प्रदीप्स में, नो, आई एम सिंपली राइटिंग हेयर अ बेस। बेस कैन बी NaOH, it can be KOH or it may be सोडियम इथॉक्साइड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम इथॉक्साइड। द रीजन इज कि एल्कोहल्स आर वीक एसिड, और जब हम किसी का कॉन्जुगेट बनाते हैं किसी वीक का, तो वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे मैंने लिखा इनमें से कोई भी बेस है। पूरी ऑर्गेनिक के अंदर आपको दो चीजें याद करनी होती है, कभी भी मैकेनिज्म को क्रैम मत करना। कैसे कि अगर देखो कोई रिएक्शन गिवन है तो या तो हमें बेस गिवन होगा या फिर हमें क्या गिवन होगा, एसिड। भाई रिएजेंट में दो ही पॉसिबिलिटी हम लेके चल रहे हैं कि या तो हमारा रिएजेंट एसिड है और या फिर हमारा रिएजेंट क्या है, बेस है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बेस? ऑलवेज रिमेंबर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एसिडिक प्रोटोन। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप कभी भी मैकेनिज्म में घबराएंगे नहीं। फिर चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे कोई भी इंटरमीडिएट पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। कैसे कि जो बेस है, बेस हमेशा क्या करता है, एसिडिक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। अगर मान लीजिए उस रिएक्टेंट के पास एसिडिक प्रोटोन नहीं है, तब हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी आती है। क्या है वो सेकंड पॉसिबिलिटी? फिर वो किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ध्यान रखना, बेस कब बेस की तरह एक्ट करेगा, जैसे मैंने मान लो सिंपली लिखा OH नेगेटिव, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये बेस है, ना आप ये कह सकते that this is a nucleophile। no, कौन डिसाइड करेगा? जैसे मैं दो सबस्ट्रेट लिखती हूँ, रटने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिखी फॉर्मेल्डिहाइड, it will react with NaOH, and second thing I am writing here, ethanol is reacting with NaOH। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, दोनों तरफ NaOH है। इसमें तो ये किसका काम करेगा, हाइड्रोक्सिल आयन, न्यूक्लियोफाइल, और इसमें ये किसका एक काम करेगा, बेस। द रीजन इज सबस्ट्रेट डिसाइड करेगा रिएजेंट की टेंडेंसी को, कि रिएजेंट सबस्ट्रेट में से एसिडिक प्रोटोन को ले सकता है। अगर नहीं है उसके पास एसिडिक प्रोटोन तो फिर वो किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, एंड अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होती हैं दे आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर। द रीजन इज, फर्स्ट रीजन, दिस कार्बोनिल ग्रुप इज हैविंग -I इफेक्ट। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी -I इफेक्ट आएगा तो वो हमेशा क्या करेगा, बॉन्ड को वीक करेगा। बॉन्ड वीक, इजीली हाइड्रोजन लिबरेट हो गई। मतलब जो अल्फा कार्बन होता है उसकी हाइड्रोजन क्या होती है, एसिडिक। क्यों? क्योंकि इस कार्बोनिल ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली गई, बॉन्ड वीक हो गया और कार्बन इजीली हाइड्रोजन को क्या करेगा, लिबरेट। सेकंड थिंग, हमारे पास जब हाइड्रोजन चली गई तो क्या बचा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव। भाई पॉजिटिव चला गया ना, H पॉजिटिव, क्या बचा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव। वी कॉल दिस स्पीशीज एज कार्ब एनायन। And always remember, when alpha hydrogen abstraction takes place, the carbanion left behind is resonance stabilized। इसके अंदर रेजोनेंस है,
कैसे? देखिए, मैंने यहां पे देखा ये नेगेटिव, दिस वन इज सिंगल, दिस वन इज डबल, नेगेटिव सिंगल डबल, कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेशन, दिस नेगेटिव इज हैविंग अ टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड। जब यहां पे डबल बॉन्ड बन गया, इस कार्बन के बॉन्ड हो गए 5 एंड कार्बन इज हैविंग अ मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड्स। तो यहां से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो मेरे पास यहां से क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H। दिस नेगेटिव इज हैविंग further tendency to form bond here and this bond is having a tendency to delocalize in the form of negative। हम इस कार्बन आयन को ये भी बोलते हैं इनोलेट आयन। ध्यान रटना मत कि कार्बन आयन है, नो, वी नेम दिस कार्बन आयन एज इनोलेट। इनोलेट आयन, 8 किसके पीछे लगाते हैं, आयन के पीछे। इनोलेट मीन्स इन प्लस ओल। अगर ये कहीं से H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करे तो मैं बेटा यहाँ पे क्या लिख दूँ, इस नेगेटिव की जगह पे H क्या बन गया, इनोल। That's why we call this carbon ion as इनोलेट आयन। ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पर इसने NaOH ने किसका काम किया, बेस का। अगर मैं पहले वाला एग्जाम्पल लूं, फॉर्मेल्डिहाइड, इट विल रिएक्ट विद NaOH, OH नेगेटिव आएगा यहाँ से। क्या आपको यहाँ पे अल्फा कार्बन दिखाई दे रहा है, नो, फॉर्मेल्डिहाइड इज हैविंग नो अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा। इसका मतलब इस बार ये OH नेगेटिव इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करे और पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरफ शिफ्ट करे, टूवर्ड्स ऑक्सीजन। दैट मीन्स हियर दिस हाइड्रोक्सिल आयन इज बिहेविंग लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा हमारे पास 2 फैक्टर आते हैं, बेसिसिटी वर्सेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। और ये कौन डिसाइड करेगा कि गिवन स्पीशीज बेस है या न्यूक्लियोफाइल, वो कौन डिसाइड करेगा, सबस्ट्रेट। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे थे किसकी, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की। ये हमारा क्या था, थैलीमाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, थैलीमाइड। ये कैसे बना था, जब थैलिक एसिड ने किसके साथ रिएक्शन की थी, अमोनिया के साथ। अब मान लीजिए यहां पे कोई बेस है, ठीक है, आप सपोज कीजिए कि यहां पे बेस प्रेजेंट है। तो ये बेस क्या करेगा, या तो बेस की तरह एक्ट करेगा एंड द सेकेंड थिंग इट विल बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। बेटा ये यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है। इस तरीके से अगर बेस इस हाइड्रोजन को ले गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे आ गई, नाइट्रोजन पे, एंड नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आप ये भी बोल सकते हो नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, so it can easily accommodate this negative charge। तो यहाँ पे ये बेस इसको ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी वो कहाँ पे जाएगी, नाइट्रोजन पे। क्या बनेगा, CON नेगेटिव, NCERT ने KOH लिखा है, बेस। आप NaOH भी यूज कर सकते हैं, आप सोडियम इथोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी बेस ले सकते हैं। सोडियम
इथॉक्साइड। मान लीजिए हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, KOH हमने यूज किया, यहां से क्या चला गया, OH नेगेटिव ने यहां से H पॉजिटिव को ले लिया, स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया H2O। यहां पे क्या बचा, सॉल्ट बचा, पोटेशियम सॉल्ट, किसका, थैलीमाइड का। अब देखिए अगर मान लीजिए हम इसकी रिएक्शन करवाएं किसी एल्काइल हैलाइड के साथ, क्वेश्चन यहीं से आता है, इसमें दो क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन कि हमने यहाँ पे कौन सा हैलाइड यूज किया, एल्काइल हैलाइड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वी कैन नॉट यूज अराइल हैलाइड्स इन केस ऑफ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, कि हम इस, मान लीजिए मैंने ये यूज किया CH3CH2I, मैंने ये यूज क्यों नहीं किया, यहाँ पे X है, कोई भी हैलोजन, तो आप रीजन बताएंगे कि एल्काइल हैलाइड्स में इस बॉन्ड को तोड़ना इजी होता है, इजीली हम इस बॉन्ड की क्या कर सकते हैं, क्लीवेज। बट इन केस ऑफ अराइल हैलाइड्स वी कैन नॉट क्लीव दिस कार्बन हैलोजन बॉन्ड। द रीजन इज यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है और इस लोन पेयर की टेंडेंसी है यहाँ पे बॉन्ड बनाने की। सो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस दिस कार्बन हैलोजन बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसीलिए हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में कभी भी अराइल हैलाइड्स को यूज नहीं करते। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर कि व्हाई वी कैन नॉट यूज अराइल हैलाइड्स इन केस ऑफ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। द रीजन इज ड्यू टू रेजोनेंस। In case of aryl halides, the carbon halogen bond acquires some double bond character and it is not easy to cleave such a double bond. But in case of alkyl halides, the carbon halogen bond is single. So we easily cleave that carbon halogen bond. अब देखिए बेटा, मैंने पोटेशियम सॉल्ट लिखा थैलेमाइड का, दिस वन, ओके। अगर ये रिएक्ट करे एल्काइल हैलाइड से, तो आपको पता है कार्बन हैलोजन बॉन्ड में कार्बन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड हैलोजन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। लिविंग ग्रुप की फॉर्म में ये क्या करेगा, बाहर जाएगा। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लिविंग ग्रुप, जो मेन रिएक्टेंट से अटैच नहीं होता, डिपार्च होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। तो हमारे पास देखिए फाइनली यहाँ पे क्या बना, CONR इस तरीके से, एन एल्काइलेटेड थैलेमाइड। अब लास्ट स्टेप, वी हाइड्रोलाइज दिस प्रोडक्ट। यहां से क्लीवेज होगी बेटा, क्या बनेगा, कार्बन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर से H पॉजिटिव आएगा, OH नेगेटिव। H पॉजिटिव को कौन एक्सेप्ट करेगी, नाइट्रोजन। OH नेगेटिव किस पे जाएगा, इस कार्बन पे। तो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट बनेगा थैलिक एसिड एंड अवर मेन प्रोडक्ट इज RNH2, that means primary amine. The second limitation of, जो सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है, या आप लिमिटेशन की बात करें, फर्स्ट लिमिटेशन हम डिस्कस कर चुके कि वाई वी कैन नॉट यूज अराइल हैलाइड्स। सेकेंड थिंग इज वेरी मच क्लियर कि द मेन प्रोडक्ट ऑफ Gabriel thalamide synthesis is primary amine. We cannot synthesize secondary amine
and tertiary amine from this synthesis. लेकिन इस रिएक्शन की एक खास बात भी है, क्या कि ये जो प्राइमरी अमीन बनती है ना, इसकी जो यील्ड होती है वो क्या होती है, बहुत अच्छी। एक तो इसकी यील्ड अच्छी होती है, यील्ड मैक्सिमम होती है, एंड द सेकेंड थिंग, स्टार्टिंग मटेरियल इज रिकवर्ड। हमने शुरू में थैलिक एसिड लिया था, लास्ट में हमारे पास वही आ गया, मतलब उसकी क्या हो गई, रिकवरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब तक हमने 3 मेथड पढ़े। द फर्स्ट मेथड इज reduction of nitro compounds, second one is reduction of nitriles, and the third one is Gabriel Thalamide synthesis. ये जो सारे मेथड हमने पढ़े हैं, इनमें एक बात आई, क्या कि इनसे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स बनती हैं। ध्यान रखना, चाहे आप नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करें, चाहे आप नाइट्राइल कंपाउंड्स का रिडक्शन करें, और चाहे आप गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस करें, इनसे हमारे पास सिर्फ कौन सी अमीन बनती हैं, प्राइमरी अमीन्स। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या थे, इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमीन। अब हम बात करेंगे कुछ आगे मेथड्स की। ठीक है, जैसे मान लीजिए बेटा, मैं बात करूं नेक्स्ट मेथड की, तो नेक्स्ट मेथड हम किससे करते हैं, come to the next method. If I write here benzene and I give you one conversion कि convert this benzene into aniline, तो aniline भी क्या है, अमीन है, फर्क सिर्फ इतना है, this one is primary aromatic amine। ये कन्वर्जन आपको बहुत जगह काम आता है कि आपको सिंथेसाइज करनी है एनिलीन, किससे, द स्टार्टिंग मटेरियल इज बेंजीन। कैसे करोगे आप, देखिए बेटा, सिंपल सी चीज है। इफ आई डू नाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रेशन रिएक्शन है ये, दिस वन इज नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन होती है बेंजीन पे, तो आपको पता है ये किस टाइप की रिएक्शन है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेंजीन की फेवरेबल रिएक्शंस कौन सी हैं, फेवरेबल कह लो, फेवरेट कह लो, कि जो प्राइमरी रिएक्शंस बेंजीन के ऊपर होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये जो रिएक्शन है नाइट्रेशन, ये कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखना, बेसिक जो रिएक्शंस होती हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, दीज 5 रिएक्शंस आर बेसिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या जनरेट करेंगे, NO2 पॉजिटिव। बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव इजीली जाएगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि द फेवरेबल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बन गया यहां से, हमारे पास यहां से बन गया नाइट्रोबेंजीन। अब नाइट्रोबेंजीन को ध्यान से देखिए और एनिलीन को देखिए, क्या डिफरेंस है। नाइट्रोबेंजीन में ऑक्सीजन है, एनिलीन में हाइड्रोजन है, मतलब वी हैव टू रिड्यूस दिस नाइट्रोबेंजीन टू फॉर्म एनिलीन। सिंपल reagent, Stephan reduction. We can also use hydrogen on the surface of palladium. We also use iron in presence of हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो इस तरीके से हम किसकी सिंथेसिस कर सकते हैं? वी सिंथेसाइज
एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, किससे? बेंजीन से। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे रीजन है। क्यों? क्योंकि बेटा देखिए, मैंने अभी आपसे एक चीज बताई कि बेंजीन के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इन केस आपको अगर मान लीजिए बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करनी है, तो आप फर्स्ट क्राइटेरिया क्या डिसाइड करते हो कि हम बेंजीन के ऊपर ऐसा ग्रुप लगा दें जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करे और बेंजीन को क्या बना दे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। द सेकंड थिंग, ये जो हमारी एनिलीन है, हम इस एनिलीन से बना दें डाइजोनियम सॉल्ट। व्हाई डाइजोनियम सॉल्ट्स आर इंपॉर्टेंट? क्या सिंथेटिक यूटिलिटी है? डाइजोनियम सॉल्ट्स प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथवे फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये चीज ध्यान रखना कि हम क्यों पढ़ते हैं डाइजोनियम, इसके पीछे रीजन होता है। क्या रीजन? कि पहली बात तो डाइजोनियम हमेशा किसके बनते हैं? स्टेबल डाइजोनियम की बात कर रही हूं मैं। तो स्टेबल डाइजोनियम हमेशा किसके बनते हैं? प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स के। फॉर एग्जाम्पल एनिलीन। इस एनिलीन से मैंने बना दिया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ध्यान से देखिए, दिस वन इज कार्बन एंड दिस वन इज नाइट्रोजन। दिस नाइट्रोजन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बन और नाइट्रोजन दोनों में से नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो बेटा यहां से नाइट्रोजन इस बॉन्ड को तोड़ेगी, अपने पॉजिटिव को खत्म करेगी। किसकी फॉर्म में इवोल्यूशन होता है? इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस। और ये क्या बचा? द लेफ्ट बिहाइंड स्पीशीज इज फिनाइल कार्बोकेटायन। लेकिन नाइट्रोजन कब जाएगी? जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा। मतलब ये स्पीशीज बनती नहीं है कार्बोकेटायन, नो। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, N2 की फॉर्म में डाइजोनियम डिसोशिएट हो जाएगा। और इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स आपसे कोई पूछे, द इवोल्यूशन ऑफ दिस स्टेबल N2 गैस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रिएक्शन। इस चीज का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि रिएक्शन आगे कौन मूव करेगा? नाइट्रोजन गैस की इवोल्यूशन। ये स्पीशीज अनस्टेबल है, इस पे चार्जेस की सेपरेशन है। ये जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई तो N2 निकल गई, और N2 कैसी थी? स्टेबल। मतलब रिएक्शन कहां से कहां पे चली गई? अनस्टेबिलिटी से टूवर्ड्स दी स्टेबिलिटी। तो ध्यान रखना, द इवोल्यूशन ऑफ दिस स्टेबल नाइट्रोजन गैस इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस रिएक्शन। तो हम इस तरीके से भी क्या बना सकते हैं? एनिलीन। मैंने आपको इतना सारा क्यों समझाया कि हम पहले एनिलीन बनाएंगे, आगे हमारे जो डाइजोनियम बनेंगे वो किससे बनेंगे? एनिलीन से। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। कार्बन चेन की अगर डिग्रेडेशन करनी है तो हमारे पास दो ही मेथड होते हैं, कि हम या तो अमाइड बनाएं और हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करें। सेकंड, हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएं और डीकार्बोक्सिलेशन कर दें, तो कार्बन चला गया। देखिए, कार्बन को कम करने के लिए हम क्या बोलते हैं उसको? शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन चेन। वी बेसिकली यूज टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज डीकार्बोक्सिलेशन and the second method is Hofmann bromamide degradation. Basically this one is a name reaction. यहाँ पे हम अमाइड को कन्वर्ट करेंगे किसमें? अमीन में। आप जितनी भी कॉम्पिटिटिव की बुक्स हैं, आप अगर उन्हें उठाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कौन सा?
कि विच वन इज द इंटरमीडिएट स्पीशीज इन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। आपको बुक्स में क्या मिलेगा कि अमाइड है, इट विल रिएक्ट विद NaOH एंड ब्रोमीन। अगर आप अपनी NCERT में भी देखेंगे तो आपको यही रिएजेंट मिलेगा, लेकिन अगर आप कंपटीशन में देखेंगे तो कंपटीशन में आपसे बात की गई है किसकी, इंटरमीडिएट स्पीशीज की, कि वो कौन सी स्पीशीज है जो रिएक्ट करती है किसमें, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में। याद रखना NaOH it will react with bromine to give this species। क्या नाम है इस स्पीशीज का, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। सोडियम हाइपोब्रोमाइड इज द इंटरमीडिएट स्पीशीज इन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो अगर मैं यहां पे लिखूं एसिटामाइड CH3CONH2 और मैं कहूं यू हैव टू कन्वर्ट दिस अमाइड इनटू अमीन विद डिग्रेडेशन ऑफ 1 कार्बन, तो आप एक चीज ध्यान रखना कि ये अमाइड है, इसके अंदर कितने कार्बन, 2। ये हमारा प्रोडक्ट है अमीन, इसके अंदर कितना कार्बन, 1 कार्बन। मतलब एक कार्बन की प्रोडक्ट के अंदर क्या आ गई, डेफिशिएंसी। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, NaOH प्लस ब्रोमीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमीन के साथ इन situ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन situ? इन situ का मतलब होता है जो चीज रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल है, वी सिंथेसाइज दैट स्पीशीज विद इन द रिएक्शन कंडीशंस। दिस सोडियम हाइपोब्रोमाइड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, तो हम उसको कैसे सिंथेसाइज करेंगे, रिएक्शन कंडीशंस के अंदर। तो यहां से हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन इज शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन चेन। आप साइड प्रोडक्ट्स भी याद कर सकते हो, CO2 के NaBr एंड सोडियम कार्बोनेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, मैंने आपको 5 से 6 मेथड्स बताए हैं। ये लास्ट मेथड था हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन चेन की के अंदर कार्बन्स की डेफिशिएंसी। क्लियर? तो इतना आप करेंगे। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। थैंक यू।